अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज में मोहम्मद मालिक। एक बार फिर मुल्क की सियासत, पूरी सियासत लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक हॉल के कमरे में मुकैयद होने जा रही है। पिछले 24 घंटों में क्यामत आई हुई जब सदर अलवी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि दो जो अमेंडमेंट एक्ट्स थे, एक आर्मी एक्ट का अमेंडमेंट्स जो हुई और दूसरा ऑफिशियल एक्ट सीक्रेट एक्ट्स, मैंने इसको दस्तखत नहीं किए, मैंने वापस भेज दिया। लेकिन मेरे अमले ने उन बकौल उनके 2 नंबर काम किया। बार बार पूछने के बावजूद उन्होंने कहा कि हमने भेज दिया है, लेकिन भेजा नहीं। गवर्नमेंट को जब वापस नहीं मिले तो गवर्नमेंट ने उसको असेंट समझा कि ये रजामंदी है, खामोशी को रजामंदी समझा और उन्होंने कहा कि ये एक्ट पास हो गए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब दूसरी तरफ बड़ी और भी सीरियस डेवलपमेंट्स हुई हैं उसी कानून के तहत जो अब कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। अदालत भी लग गई, इस्लामाबाद में कायम हो गई। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का 4 दिन का रिमांड भी दे दिया गया है FIA को। लेकिन उसके साथ ये लामी चीज़ ये भी हुई है कि 18 तारीख को FIA ने एक FIR भी रजिस्टर की है। इमरान खान का उसमें नामजद भी किए गए हैं और उसमें सेक्शन 5 लगाया है, जिसकी सज़ा 2 से 14 साल भी तो है और साथ डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। लग ये रहा है कि एक तरफ गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट की एक रेस है कि मामलों को, तमाम मामला को लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाया जाए बड़ी स्पीड से। दूसरी तरफ जुडिशियल ब्रेक्स अपनी जगह अप्लाई हो रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये भी आ गया है कि बेंच बना दिया है परसों के लिए 23 को उठा रहे हैं, केस लेंगे जो तोशा खाना के खिलाफ इमरान खान की अपील है। उसके बेंच को जस्टिस उमर ताबंदाल चीफ जस्टिस खुद हेड कर रहे हैं। उनके साथ मज़ाहिर अली नकवी साहब हैं और जस्टिस बंदोखेल। अब ये भी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये अगेन 2-1 वाली बात होगी, उधर ये भी चीज़ें चल रही हैं। अब सवाल 4-5 उठ गए और वो ये है कि एक तो स्टेटस है क्या। जिस पहली जो उन्होंने वापस नहीं भेजा तो उसमें 5-6 सवाल उठते हैं। क्या खामोशी को अगर हाँ समझा जा सकता है, ना समझा जा सकता है, तो क्या हाँ भी समझा जा सकता है? क्या अगर सदर रिटर्न ऑर्डर नहीं देते तो उनके ज़बानी अहकामात की कोई हैसियत है या नहीं है? क्योंकि हम देख रहे थे सेक्शन 24A जनरल क्लॉजेस एक्ट का, उसके मुताबिक जो भी अथॉरिटी है जिसके पास ये फैसले करने हैं, ये जनरल क्लॉज है, उसको रीजंस देने ज़रूरी हैं और उसको वजूहात देनी ज़रूरी हैं अपने ऑर्डर्स के साथ। और इवन जब हम कानून को भी देखते हैं और प्रेसिडेंट की बात है आर्टिकल 75 में भी, उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर सदर 10 दिन के अंदर अव्वल तो असेंट कर देते हैं या वो बिल वापस भेजते हैं तो उसमें रीजंस देंगे वो साथ। तो ये भी बयान दिया जा रहा है कि जब उन्होंने अपने लोगों को बिल वापस देने के लिए कहा तो रीजंस के बगैर क्या वो जा भी सकता है या नहीं जा सकता। इस पे काफ़ी लीडिंग मैं बात सुन रहा था वकला की। सलमान अकरम राजा साहब थे, वो कहते हैं कि रीजंस देने ज़रूरी नहीं है। अपना एतजाज़ एहसन साहब एक प्रोग्राम में थे नसीम जहरा के, उसमें भी बात कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने केस लॉज की बात की, नसीम ने उनसे पूछा तो वो केस लॉज उन्होंने कोई साइट नहीं किए। हम आज के प्रोग्राम में देखना ही चाहते हैं कि एग्जैक्टली स्टेटस है क्या। क्या सदर साहब ठीक बात कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट अपनी मर्जी की तशरीह कर रही है कानून की? और साथ ही एक और चीज़ मैं मेंशन करता हूँ, जो मैंने बाकी केसेस की बात की, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस ब्रॉडशीट का भी खोल दिया सुप्रीम कोर्ट में। जो भी आपको याद है, ब्रॉडशीट कंपनी थी लंदन वाली जिन्होंने नैब से काफ़ी पैसे पकड़े थे, ले लिए थे कि जी हमने इनके लिए तफ्तीश की और हिडन एसेट्स हम ला के ला रहे थे। उन्होंने एक केस किया हुआ है कि जी शरीफ फैमिली ने हमारे पैसे नहीं दिए। लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि उसी के साथ मरियम नवाज साहिबा की और आहद चीमा की, इनकी बेल एप्लीकेशन की कैंसिलेशन की दरख्वास्त भी लगी हुई है। वो भी सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर रही है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अगले आई थिंक कल या परसों आमिर फारूक साहब और डॉक्टर जस्टिस जहांगीरी ये भी तोशा खाना की अपील सुन रहे हैं। तो सारा फोकस सियासत का आ गया है इन द कोर्ट्स, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी प्रेसिडेंट की चली है, इसके बड़े दूरस्थ नतायज हैं, क्योंकि इससे मेरे अंदाजे के मुताबिक सिर्फ इमरान खान की फिजिकल सेफ्टी ज़ात का ताल्लुक नहीं है, सिर्फ उनकी सियासत का ताल्लुक नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में तो पूरी जमहूरियत का फ्यूचर अब इन 2-3 केसेस के साथ लिंक्ड है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का ऊंट किस करवट बैठेगा।
वी गॉट टू एक्सलेंट पीपल इस पर बात करने के लिए। एक फॉर्मर लॉ मिनिस्टर है अली जफर साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। अशतर औसाफ साहब, अगेन फॉर्मर अटॉर्नी जनरल एंड वेरी एमिनेंट लॉयर, उनको भी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। इन दोनों को आप दोनों का हज़रात का बहुत शुक्रिया। अली, मैं आपसे ज़रा शुरू करूंगा इसलिए कि आपकी तो अलायंस भी है पीटीआई के साथ, तो आई थिंक वी हैव अ प्रीटी गुड आइडिया कि आपके इसमें क्या स्टांस होगा। लेकिन दो तीन चीज़ें बता दें पहले मुझे टेक्निकल अपने नाज़रीन के लिए। क्या वर्बल ऑर्डर्स की कानून के अंदर कोई हैसियत है जब एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फैसले दे रही हो? और सेकंड, जो मैंने ये 24A सेक्शन 24A जनरल क्लॉजेज एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बड़ा वाजे है कि आपको रीजंस देने हैं। और जिस आर्टिकल 75 की हम बात कर रहे हैं उसमें भी जो 2 है उसके अंदर भी कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि आपने रीजंस देने हैं विद एडवाइस आपने कि सदर साहब चाहते क्या है। तो लग ये रहा है कि जब हम जनरल सर्विसेज वो क्लॉज देखते हैं और खुद आर्टिकल 75 देखते हैं तो सदर के लिए लाजिम है कि आप उसमें वजूहात या वॉटेवर आपका नोट है वो साथ जाना ज़रूरी है। आप कैसे उठ के डाकखाने में कागज़ नहीं भेज सकते। और सर्विसेज का जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है वो ये भी कहता है कि एड्रेस पार्टी को आपने अफेक्टेड पार्टी को रीजंस भेजने हैं। तो इसमें अफेक्टेड पार्टी पार्लियामान थी, तो सदर खाली ये ब्लैंक चाहते भी तो ये वायलेशन ऑफ रूल्स थी। जी देखें, आप जिस आर्टिकल 75 की बात कर रहे हैं आइन में बड़ा वाजे है, मेरा ख्याल है इसमें कोई भाम नहीं। वो यही कहता है कि जब स्टेज, वो एक्चुअली 2 स्टेजेस में है मालिक साहब, उसको बड़ी क्लियरली समझने की ज़रूरत है। पहले स्टेज 1 की बात करते हैं। स्टेज 1 पे वो कहता है, बिल्कुल जो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, कि जब एक पार्लियामेंट या सेनेट और उसे पास हो के एक बिल पहली बार आता है स्टेज 1 पे प्रेसिडेंट साहब के पास, तो प्रेसिडेंट साहब ने उसको या तो एक्सेप्ट करना है यानी एक्सेप्ट करना है, उसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं असेंट करना, यानी उसको साइन करना है, एक्सेप्ट करते हुए साइन करना है, या वो उसको वापस भेज सकते हैं ये वजूहात बयान करके कि ये क्या वजह है कि ये मैं वापस भेज रहा हूँ। ये दोनों इख्तियारात उनके पास हैं। अगर वो भेज देते हैं वापस तो फिर स्टेज 2 पे आते हैं, उसकी बात थोड़ी देर ठहर के करते हैं। ये जो स्टेज 1 है इसमें अगर असेंट नहीं होता, पहले तो देखते हैं अगर पहला एक्शन ना हो यानी साइन ना किया जाए तो क्या वो कानून बनता है कि नहीं, ये पहला सवाल होना चाहिए आपका। आंसर इज़ कि जब तक कोई चीज़ साइन ना की जाए वो कानून नहीं बन सकता। सो वो तो सिंपल बात है कि कानून नहीं बना। अब आपका दूसरा सवाल होना चाहिए कि क्या इस स्टेज 1 पे कोई स्टेज 1 पे है कि, लेकिन स्टेज 1 पे वो कानून ये भी कहता है द प्रेसिडेंट शैल, या वो 10 दिन के अंदर असेंट देगा या 10 दिन में वो वापस भेज देगा। ठीक है, कागजात ये वहां वो ये भी नहीं कह रहा कि वो क्या साइन करेगा क्या साइन नहीं करेगा, वो कहेगा वो वापस भेज देगा वजूहात के साथ। अब उन्होंने 10 दिन में नहीं भेजा, ये तो फैक्ट है। वट एवर द रीजंस, उनके बंदे ने 2 नंबर काम किया, उनके स्टाफ ने नालायकी की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूरी नहीं हुई। उन्होंने 10 दिन में नहीं भेजा, जो अपने पास वो रख नहीं सकते, या 10 दिन में असेंट दें या वापस भेज दें। अब बहस ये हो रही कि असेंट जी वो कहते हैं मैंने नहीं दी क्योंकि मैंने अपने लोगों को कहा वापस भेज दें, उसका रिटर्न ऑर्डर कोई नहीं है। तो ये एक सदर की, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, ये एक सदर की, दूसरे लोग कह रहे हैं आफ्टर थॉट भी है। अब उनको इतना प्रेशर पड़ा है अपनी पार्टी से तो उन्होंने एक नई स्टोरी घड़ दी है। आई बिलीव द प्रेसिडेंट, अगर आप जाती तौर पे मुझे पूछें, मुझे लगता है उनके साथ हाथ हुआ है। लेकिन अगर उन्होंने ना 10 दिन की आगे उनके पास मियाद रखने की उनके पास राइट नहीं था, शैल रिटर्न, शैल उन्होंने वो नहीं भेजा, उन्होंने रिटर्न ऑर्डर्स नहीं किए, तो फिर पहले पार्ट में जिस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि ये डीम्ड है, कि आपने ये किस केस लॉ की बेसिस पे फैसला हो गया है कि अगर वो खामोशी रजामंदी नहीं है, रिजेक्शन है, उसका भी तो फिर कोई केस लॉ होगा ना। मैं अब आ रहा हूँ उस पर, थोड़ा सा उसमें कर लें। दोबारा से मैं बोलता हूँ कि जो स्टेज 1 आई जिसमें उन्होंने असेंट नहीं किया, उन्होंने साइन नहीं किया, तो एक बात तो वाजह है कि वो कानून नहीं बना।
अब उन्होंने दूसरी गलती ये की कि आइन उनको कहता था कि आप इसको वापस भेजें रीजंस के साथ। अज्यूम करें एक सेकंड के लिए कि उन्होंने नहीं भेजा, कोई प्रेसिडेंट है उन्होंने नहीं भेजा, उन्होंने गलती की। अब उस गलती की वजह से कानून तो नहीं बनता वो, क्योंकि यहाँ स्टेज 1 पे कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं आइन में लिखी कि वो 10 दिन के बाद कानून बन जाएगा, जो स्टेज 2 में मैं भी जिक्र करूँगा, लेकिन स्टेज 1 में ऐसी बात नहीं है। इससे पहली कॉन्स्टिट्यूशन जो थी उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर वो साइन भी नहीं करते और वो रीजंस के साथ वापस भी नहीं भेजते तो फिर 10 दिन बाद ये कानून खुद ब खुद बन जाएगा। ये पहले लिखा हुआ था, लेकिन ये 18वीं तरमीम में इसको ख़त्म कर दिया गया। तो जी अच्छा, अब आपका सवाल ये पहली स्टेज ये हो गई कि कानून नहीं बना। अब कानून किस तरह बन सकता है? आइन कहता है कानून, अगर इस कानून को बनाना है जो कि प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया, तो स्टेज 2 पे जाना ज़रूरी है, यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट बैठेगा, वो इस बिल को दोबारा प्रेसिडेंट को भेजेगा। जब वो दोबारा भेजेगा तो फिर प्रेसिडेंट साहब के पास 10 दिन है, या तो वो उस पर साइन कर दें, और अगर वो साइन नहीं करते तो फिर वो 10 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। तो कानून बनाने के लिए जो इस वक्त हमारा इम्पोर्टेंट चीज है कि कानून बनाने के लिए ये प्रोसेस चाहिए। स्टेज 2 तो मैं स्टेज 1 पे रहना चाह रहा हूं। अगर सदर साहब ये ट्वीट ना करते तो फिर ये क्या हैसियत थी? बिकॉज किसी ने तो उसको चैलेंज किया ही नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो अपने ट्वीट के आखिर में माजरत भी कर रहे हैं कि मैं उन लोगों से माजरत करता हूं जो इससे अफेक्ट होंगे। तो उनकी लीगल एडवाइस तो उनके पास भी नजर आ रहा है, ये है कि उनके नजदीक भी कानून बन चुका हुआ है। अगर ये ट्वीट ना करते फिर क्या होता? फिर क्या हैसियत थी? फिर तो ये पास हुआ था। जी देखें, अगर फिर एक बड़ी अजीबोगरीब बात होती, अगर ये ट्वीट ना करते तो शायद हम में से किसी को ना पता चलता कि ये साइंड नहीं है। हम सारे अज्यूम करते कि चूंकि नोटिफाई हो गया है इसलिए प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर हैं, और हम शायद एक ऐसे कानून के तहत काम करते रहते जो कि कानून ही नहीं था, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा था। लेकिन जब उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं कि आपने देर में क्यों किया, ये भी कुछ कह रहे हैं कि ये ट्वीट इन्होंने ज़बरदस्ती किया या पार्टी को खुश करने के लिए किया, जो भी था, अब हमें पता चल गया कि ये एक्चुअली साइन नहीं हुआ, और हुकूमत ने भी ये मान लिया। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी मान लिया, और जो नोटिफिकेशन निकाली उसमें भी मान लिया। उसमें भी ये कहा है, नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि ये नहीं लिखा कि असेंटेड टू बाय प्रेसिडेंट, ये लिखा है कि इट विल बी डीम्ड टू बी असेंटेड, यानी कि ये समझा जाएगा कि वो असेंट हो गई। तो नोटिफिकेशन भी ये मान रही है कि साइन नहीं हुए, ये डीमिंग प्रोविजन है। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है मालिक साहब आपको वापस, कि अगर डीमिंग प्रोविजन आइन में स्टेज 2 के बाद आ सकती है, स्टेज 1 पे है ही नहीं, वो सिर्फ डीमिंग प्रोविजन तब आएगी जब वो जॉइंट पार्लियामेंट वापस भेजेगा। तो ये लॉ मिनिस्ट्री ने किस तरह ये नोटिफाई कर दिया और किस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये डीमिंग प्रोविजन हो गई? ये मेरा बड़ा सिंपल सवाल है आपसे। जी अशरफ साहब के पास जाने से पहले अली मैं एक सवाल और पूछूंगा कि स्टेज 1 पे जो असेंट है वो भी इसमें डिफाइन नहीं हुई भी कि सदर का असेंट किस तरीके से असेंट माना जाएगा। ये नहीं लिखा हुआ कि प्रेसिडेंट हैज टू साइन इट और गिव हिज असेंट इन राइटिंग। असेंट का वर्ड है, तो क्या जब असेंट का वर्ड है डिस्क्रिप्शन के बगैर मालिक, तो फिर उसमें जो है ना असेंट का वर्ड, जी जी जी, तो उसमें वो डीम्ड क्यों नहीं अप्लाई हो सकता? देखें, असेंट जो है ना ये एक लीगल जी जी, असेंट जो है ये एक लीगल टर्म ऑफ आर्ट है। ये असेंट का पाकिस्तान में सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, असेंट का हमने कॉन्सेप्ट लिया हुआ है ब्रिटिश सिस्टम से, ये यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ये हमारे नेबरिंग मुल्क में, और जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वहाँ असेंट का एक लीगल फ्रेज है। इस पर बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं कि असेंट का क्या तरीका है, और ये वाजे है कि असेंट का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट अपने हाथ से ये साइन करेंगे। ये नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट साहब जो असेंट दें वो किसी को डेलीगेट कर दें कि आप लोग असेंट कर दें। डेलीगेट भी नहीं हो सकती ये असेंट, इट हैज़ टू बी अंडर द सिग्नेचर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर्स के तहत ही असेंट होती है। उसके अलावा ये असेंट
नहीं हो सकती। तो ये अली एक सेकंड, लेट मी, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि सेंट का तरीक़ेकार है। जी, लेट मी गेट अख्तर साहब इनटू द डिस्कशन। अख्तर भाई, मैं डिटेल में मैं चाह रहा था अली से 3-4 पॉइंट्स वो हिस्टोरिकल कर दें ताकि मैं आपके उस पर पॉइंट वाइज जवाब ले लूं। 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो जिसका मुझे जवाब आपसे चाहिए, वो कहते हैं जब विच हैज अ लॉट ऑफ मेरिट, वो कहते हैं जिस कानून पे साइन ही नहीं हुए वे, वो तो कानून कैसे वो कानून बन गया। सेकंड, वो कह रहे हैं ये जो आप कहते हैं ना कि डीम्ड वाला कि हम ये तस्वुर किया जाएगा कि उनकी रजामंदी शामिल है, वो स्टेज 2 के बगैर हो ही नहीं सकती, स्टेज 1 पे है ही नहीं। अब जब सदर साहब के हम देखते हैं दफ्तर में, कॉमेडी ऑफ एरर्स है, मजाक ही बन गया। पहले वो कहते हैं कि मैंने अपने लोगों से मुतअद्दिद बार पूछा, मुझे उन्होंने कहा कि हाँ जी हमने बिल वापस भेज दिया है, और अनसाइंड मैंने कहा बिल वापस भेज दो ताकि इस चीज को हम इनफेक्टिव बना दें। मेरे आपसे 3 सवाल हैं। क्या सदर साहब के पास अनसाइंड बिल वापस भिजवाने की गुंजाइश है या नहीं है? क्योंकि जब मैं सेक्शन 24 से पढ़ता हूँ जनरल क्लॉजेज एक्ट का, तो वो लाजिम होता है अथॉरिटी पे कि वो रिटर्न ऑर्डर्स दे, रीजन दे। आर्टिकल 75 के भी आर्टिकल 75 के भी हम नंबर 2 में पढ़ते हैं 72, उसमें भी वाज़े तौर पे है कि सदर अपना कमेंट साथ दें और रीजंस जो भी वो चाहते हैं वो दें। एक तो चीज़ नज़र ये क्लियर आ रही है आइन और रूल्स के तहत कि विदाउट साइन, विदाउट एनी डायरेक्शन कोई कागज़ वो भेज नहीं सकते। दूसरा, उन पर लाजिम था 10 दिन के अंदर या सेंड दें या जवाब भेजें। क्या सदर साहब के पास ये पावर थी कि वो वर्बल ऑर्डर दें और उसके बाद वो ये गिला करें कि मेरे साथ हाथ हो गया तो अब कानून नहीं बना? और अगर एक चीज साइन नहीं हुई, क्या उसको इवन डीम भी गवर्नमेंट किसी भी लॉजिक से कानून मान सकती है जब साइन ही नहीं हुआ हुआ? पहले तो ये 2 चीजें हमें वाजे करें। थैंक यू वेरी मच। मैंने बहुत गौर से अली जफर साहब की बात सुनी, मैं बहुत एहतराम करता हूँ उनका, और वो इंडीड ही इज अ ब्रिलियंट लॉयर। उन्होंने बड़े फेयर तरीके से कहा कि गलती हुई, सदर से उनको चाहिए था कि वो वापस करते लिख के, बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो वहां से हम शुरू करते हैं कि उन्होंने ये काम नहीं किया। और आपने जो पढ़ा आइन का आर्टिकल 75, वहाँ पे 2 बहुत इम्पोर्टेंट अल्फाज हैं। एक नंबर है और दूसरा लफ्ज है, और वो है शैल। सो वो उसकी पावर नहीं है, वो उसकी ऑब्लिगेशन है प्रेसिडेंट की। इट इज हिज ऑब्लिगेशन। और वो क्या है? ही शैल आइदर गिव हिज असेंट और शैल रिकॉर्ड रीजंस फॉर नॉट एग्रीइंग विद जो भी मसवदा आया है, और उसके अंदर वो तरमीम बता सकते हैं। उसके अंदर वो कह सकते हैं कि ये उनकी नज़र में आइन से मुतसादिम है या ठीक कानून नहीं बना, व्हाटएवर रीजन, बट रीजन देना जरूरी है। और ये काम करना है 10 दिन के अंदर। ये शैल और 10 डेज ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और अगर 10 दिन में नहीं, तो आपको ट्वीट से भी पता चलेगा कि वो कह रहे हैं कि मैंने मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कहा कि ये चीज भेज दी जाए। तो उनको भी पता है कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अगर रीजंस देकर वापस नहीं भेजा जाता तो फिर वो कानून बन जाएगा। सो इवन द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, और वो कंसीड कर रहे हैं अपने ट्वीट में कि वो कानून बन चुका है। वो ये नहीं कह रहे कि ये कानून नहीं बना या ये कानून गलत है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे इससे इख्तिलाफ था। और ये कब कह रहे हैं? उन 10 दिनों के गुजरने के बाद। सो दिस इज एन आफ्टर थॉट। दूसरी बात, क्या वो ज़बानी अहकामात दे सकते हैं? उसका जवाब रूल्स ऑफ बिजनेस में है। रूल्स ऑफ बिजनेस देखना जरूरी है। रूल्स ऑफ बिजनेस में बारहा इसके ऊपर केस लॉ भी है, ये सारी जजमेंट्स भी हैं इसके ऊपर कि ओरल ऑर्डर्स आर नो ऑर्डर्स, दे हैव टू बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग। और ओरल ऑर्डर्स की कानून में कोई हैसियत नहीं है। और अगर इमरजेंसी में कभी कोई ओरल ऑर्डर्स हो, बस कराची गए हुए हैं फौरी तौर पे कुछ करना है, तो फिर वो कहेंगे कि जनाब आप ये इस तरह करके भेज दें और बाद में मेरे सिर पे दस्तखत ले लें। सो उसके ऊपर दस्तखत, दस्तावेज पे दस्तखत होना की बात नहीं है।
उनके जो इंटरनल वर्किंग है, जो पेपर्स हैं, उसके ऊपर दस्तखत लेने की बात होती है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये रूल्स ऑफ बिजनेस की बात है और वो बड़े क्लियर हैं और उसके ऊपर बेशुमार जजमेंट्स हैं कि ओरल ऑर्डर्स की कोई हैसियत नहीं। तीसरी बात, ये तो कोई भी नहीं कहता कि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, कोई नहीं कहेगा ये वीटो पावर। तो अगर हम पढ़ते हैं उसको आइन को, तो वीटो पावर तो पार्लियामेंट के पास है कि सदर ने जो मर्जी कहा हो, जितने मर्जी एतराजात हों, और वो उसने कितने ही शदोमत से उसकी मुखालफत की हो, तो वो जब वो वापस भेजता है पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट कहती है नहीं, हम आपकी बात नहीं मानते, हम तो वही कानून पे स्टिक करेंगे जो कि हमने पास किया, तो फिर लेकिन इसमें मुझे अब एक बात नहीं, अभी एक बात पॉइंट आउट की, उन्होंने कहा जो कहते हैं ना कि असेंट के ऊपर रीजन में भी लॉ भी है कि वो उनके असेंट हैज टू बी इन राइटिंग, दस्तखत करके वो असेंट उनकी ली जाएगी। तो क्या जिस डॉक्यूमेंट पे साइन ही नहीं है तो उस असेंट को हम स्टेज 1 पे डीम्ड कर सकते हैं? क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि उन्होंने तो हर चीज की नेगेशन की हुई है, उन पे वर्ड है शैल, जैसे आपने कहा विद इन 10 डेज आप असेंट देंगे या आप कागज भेजेंगे वापस, और वापस भेजने के साथ भी कमेंट होना जरूरी है। वो खुद मान रहे हैं कि मैंने उनको कहा कि मेरा अनसाइंड डॉक्यूमेंट वापस भेज दो, इनइफेक्टिव होगा। 2 सवाल है मेरे, क्या सदर के पास ये प्रेरोगेटिव या ये पावर है कि वो रीजंस दिए बगैर सिर्फ टाइम जोन्स के साथ खेल के उसको इनइफेक्टिव करवाएं? क्या ये उनकी पावर में है? और दूसरा फिर वही बात जो आप पहली स्टेज पे कहते हैं असेंट, क्या वहां पे ये वाजे नहीं है कि अगर 10 दिन में वो असेंट नहीं भेजते और वापस भी नहीं भेजते तो फिर इट विल बी डीम्ड कि वो इस पर रजामंद है? वो भी तो क्लियर नहीं है, उस पर खामोश है यहाँ पे। मैं अर्ज करता हूँ में खामोशी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ये चीज अली जफर साहब कह चुके हैं कि मौजूद थी, और जो पिछले दिनों ही तशरीह हुई है 63A की, उसमें भी उन्होंने वो आइन की शिक को जो कि रिपील हो चुका हुआ है उसको कहा कि ये है ओरिजिनल इंटेंट, और ओरिजिनल इंटेंट जो है वो ये है कि वीटो का कोई इख्तियार नहीं, और चूंकि वीटो का इख्तियार नहीं इसलिए प्रेसिडेंट अनसाइंड डॉक्यूमेंट वापस करके ये नहीं कह सकता कि मैंने इनकार किया है। ये इतनी ही वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मुझे इजाजत दीजिएगा मैं अली को इस पे ले लूं। अली ने बड़ा जबरदस्त एक इंटरेस्टिंग बात की अशरफ भाई ने। वो कह रहे हैं कि जब 63A पे फैसला किया यही जस्टिस बंदयाल साहब वगैरह सब ने, तो उन्होंने कहा कि ओरिजिनल इंटेंट क्या थी, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या सोच के कहा था। अब यहाँ भी जो असेंट है जिस तरह आप कह रहे हैं, तो ये भी डिफाइन नहीं है कि असेंट शो करने का तरीकाकार क्या है। अगर 10 दिन में नहीं भेजते तो शायद यही असेंट है जिसमें जो आपके दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये भी तो वाज़ेह नहीं है कि ओरिजिनल इंटेंट तो यही थी ना कि 7 दिन थे, उसको 10 दिन में कर दिया, फिर आपने जब अमेंडमेंट्स पहली हुई फिर उसको 2 हिस्सों में कर दिया। लेकिन बेसिक ओरिजिनल इंटेंट तो वही है कि आपने एक मुद्दत के अंदर अंदर अगर आपने वापस भेजना आप पे लाजिम है, अगर आप नहीं भेजते तो फिर वो असेंट ही समझी जाएगी ना। उसको फिर हम डिसेंट क्यों समझ रहे हैं? क्या बेसिस है कि हम खामोशी को इनकार तो समझ रहे हैं लेकिन खामोशी को इकरार नहीं समझ रहे? जब उन्होंने फेज 2 पे आप सारे बात कर रहे हैं तो फेज 2 लागू होने का भी तो एक तरीका है ना, कि फेज 1 में अगर आपने 10 दिनों में 10 दिनों के अंदर आपने भेजना है एतराजात लगा के, यानी कि अगर आप नहीं भेजते तो फिर फेज 1 असेंट बन जाएगा ना। तो ज्यादा दलील दूसरी तरफ नहीं जाती अली। और 63 वाला पॉइंट भी मालिक साहब इसका बड़ा सिंपल जवाब देता हूँ मैं, ज़्यादा टेक्निकल जवाब नहीं देता। आपने ख़ुद फरमाया और अख्तर साहब ने बिल्कुल वैलिडली ये बताया कि एक ऑर्डर भी जो है, एक सिंपल ऑर्डर भी अगर किसी ने करना है तो वो ऑर्डर जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, वरना उसको ऑर्डर भी नहीं समझा जाएगा। एक डायरेक्शन भी अगर एक डिप्टी सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल पे भी कोई करना चाहे तो राइटिंग में करेगा, वो ओरल नहीं हो सकता। तो आप सोच सकते हैं
कि कोई ऐसी आर्गुमेंट कोई मान सकता है कि एक कानून बन जाएगा जुबानी असेंट पे, एक कानून बन जाएगा किसी ने साइन नहीं किया। ऑर्डर को तो साइन करना ज़रूरी है लेकिन कानून पे साइन करना नहीं ज़रूरी। ये ऐसी आर्गुमेंट बहुत अजीबो गरीब लगती है लीगल माइंड को। मेरा सवाल ये है स्पेसिफिक, आइन ये कहता है कि 10 दिन के अंदर या तो वो इसको अप्रूव कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे तो फिर वो वापस भेज दें और उस पर अपने एतराज़ात या जो भी वो चाहते हैं वो साथ लिखना ज़रूरी है। तो उससे तो तासुर मिलता है कि अगर वो 10 दिन में कुछ नहीं करते और बिल वापस नहीं भेजते तो फिर वो उसमें उनका इकरार शामिल है। वहां ये तो नहीं लिखा हुआ काइन में भी कि असेंट इन राइटिंग देंगे। वो असेंट मीन्स अगर 10 दिन में वो वापस नहीं भेजते तो ये उसकी लॉजिक निकाल रहे हैं। मतलब इन राइटिंग होता है। अच्छा एक सेकंड, क्या इसमें मैं जवाब का मतलब ही मालिक साहब राइटिंग होता है और राइटिंग ही और उसके बाद जो मैं इसका एक जवाब ले लूं। अख्तर भाई, क्या असेंट का राइटिंग में होना जरूरी है? इतनी बड़े ओहदे पे अली जफर साहब रहे हैं, उन्होंने कई समरीज देखी होंगी और साइन की होंगी और कुछ समरीज पे उनके सेक्रेटरी ने सिर्फ लिखा होगा द लॉ मिनिस्टर हैज सीन एंड हैज अप्रूव्ड पैराग्राफ 1, 2 और व्हाटएवर एंड हिज सिग्नेचर्स आर नॉट देयर। ठीक है, दिस इज हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। सदर मुमलिकत सपोजिंग कराची में है और एक टाइम बाउंड चीज है और असेंट देना है और वो कराची से 2 दिन बाद आ रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, तो क्या लिखा होगा? उनकी फाइल पे लिखा जाएगा द प्रेसिडेंट हैज सीन द समरी एंड हैज अकॉर्डेड हिज अप्रूवल और गिवन हिज असेंट और गिवन हिज कंसेंट। तो दिस इज हाउ रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट हैव बीन फ्रेम्ड और ये एक कंसिस्टेंट रीजनेबल प्रैक्टिस है। लेकिन वो जब प्रेसिडेंट वापस आएगा, लेकिन अख्तर भाई वो जब प्रेसिडेंट वापस आएगा तो तब तो उनको फाइल पे साइन करना होगा ना? नहीं, वो भी साइन नहीं करने होते। वो है वर्बल ऑर्डर जो होते हैं किसी की ट्रांसफर के या इन चीजों के। ये असेंट जो है ये और चीज है। असेंट का मतलब है कंसेंट देना और इसके ऊपर फिर बहुत है। और आप एक मामला आया था जिसमें गवर्नर साहब ने इसी तरह समरी अपने पास ही रखी थी और वो मेरे जहां तक याद पड़ता है वो बहुद्दीन जकरिया का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये इख्तियार ही नहीं है गवर्नर का कि फाइल अपने पास रखे और ये डीम किया जाएगा दैट उस टाइम के गुजरने के बाद उसको असेंट दे दी गई थी। ये कौन सी अदालत का फैसला था? ये सुप्रीम कोर्ट का था, हाई कोर्ट? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जी अली इस पे आप बताइए। वो तो कैटेगोरिकली उन्होंने केस लॉ साइट तो दूसरी बात को प्रूव कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप उस मुद्दत के आगे रखें तो फिर डीम्ड होगा कि आपकी द अदर वे अराउंड है, तो केस लॉ तो आपके अगेंस्ट जा रहा है। जी देखें, वो इस तरह तो हम राउंड एंड राउंड बहस करते रहते हैं, लेकिन अगर आप आइन को देखें, बाकी भूल जाइए सारा कुछ, मेरी बहस भी भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं। आइन ने एक स्पेसिफिक जगह पे लिखा है कि आप डीम कब कर सकते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन अली पहले अगर आप ये जो नहीं सेंड करेंगे स्टेज 2 पे तो डीम होगा। एग्जांपल दिया है एक मुकदमे की जहां पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर आपने मुद्दत से आगे आप चीज करते हैं तो फिर हमने डीम्ड होगा कि आपकी बात दूसरी है। ये तो स्पेसिफिक केस लॉ साइट कर रहे हैं, तो इसका तो मतलब है ना कि ये साइलेंस, खामोशी का मतलब दोनों तरफ चलता है, एक तरफ तो नहीं चलता। नहीं, ऐसा केस लॉ नहीं है। ये जरूर केस लॉ इस हद तक ज़रूर है कि आप अपने पास नहीं रख सकते, या आप वापस भेजेंगे या आप इसको सेंड करेंगे, लेकिन ये कोई केस लॉ नहीं है कि अगर आपने सेंड नहीं किया तो वो कानून बन गया। ऐसा केस लॉ अभी तक पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं आया ना, ऐसा कभी हुआ है कि जी। बहरहाल ये अख्तर क्या कह रहे हैं? ये जरूर है कि अगर आप ज्वाइंट पार्लियामेंट वापस भेज दे और आप
जी जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये दोनों जरूर है केस कि अगर आप वापस भेजता है जॉइंट पार्लियामेंट। अब एक चीज तो अली क्लियर नजर आ रही है कि ये अब सुप्रीम कोर्ट में ही मामला आएगा, वहीं इंटरप्रिटेशन होगी। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा मसला उसकी अपनी इंटरनल डिविजन्स हैं। अभी जो आज से बहस शुरू हो गई है, जो बेंच अनाउंस हुआ है इमरान खान साहब के केस का, उसमें चीफ जस्टिस खुद हैं, मज़ाहिर नकवी साहब खुद हैं और जमाल मंदोखेल भी है। सारे पहले 2-1 शुरू हो गए हैं इसके ऊपर। तो अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस होगा। क्या ये अब फुल बेंच बनना चाहिए, फुल कोर्ट को इस मसले को सुनना चाहिए? बिकॉज बहुत बड़ा ये आइन की इंटरप्रिटेशन का मामला है। क्या आपके ख्याल में, पहले अली आपसे कमेंट लेता हूँ, फिर अख्तर साहब का क्लोजिंग कमेंट, क्या ये फुल बेंच बनना चाहिए या कम से कम कोई 9 मेंबर बेंच बनना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ताकि इस पे नई कंट्रोवर्सी ना हो? फैसले तो वही होंगे सुप्रीम कोर्ट में। मालिक सबसे पहले तो सवाल ये आएगा, या सवाल ये होना चाहिए कि ये किस अदालत में चैलेंज होगा, क्योंकि जो एक नॉर्मल अदालत है वो सबसे पहले हाई कोर्ट में मामला जाता है, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट उमूमन आर्टिकल 184(3) की पिटिशन इस किस्म की सिचुएशन में नहीं की जाती हैंडल। वो तो अगर एक डायरेक्ट ऐसा मामला हो जो कि फंडामेंटल राइट्स भी हों और उसमें इन्फोर्समेंट का इशू भी हो और अर्जेंसी भी हो, तो वरना सुप्रीम कोर्ट अमूमन ये कहते हैं कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं। तो देखना ये है कि ये हाई कोर्ट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सुनेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली फाइल की जाए और सुप्रीम कोर्ट सुने, तो मेरा इस पे इशू बड़ा क्लियर है। जी, अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे डायरेक्टली तो फिर मेरा व्यू इस पे कंसिस्टेंट है कि फुल बेंच बनाना या ना बनाना ये चीफ जस्टिस का फ़िलहाल प्रोगेटिव है। वो फैसला करेंगे, जो भी चीफ जस्टिस हुए उन्होंने फैसला करना है कि बेंच कितने जजेस का होना चाहिए, कौन कौन उस पर बैठेगा। इस पे ना मैंने कभी सवाल उठाया है, ना मैं कभी उठाऊंगा, ना मेरा व्यू होता है कि इस पे कौन जज बैठे या कितने बैठे। हर जज बराबर है। नॉर्मली 3 मिनिमम जजेस होते हैं। क्या फुल कोर्ट होना चाहिए? जी, मालिक आपने मुझसे सवाल पूछा है? जी जी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, मेरा कंसिस्टेंट व्यू ये है कि तमाम केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस रिक्वायर एडजुडिकेशन बाय द फुल कोर्ट। फुल कोर्ट से मुराद ऑल अवेलेबल जजेस है। अगर कोई जज रिक्यूज कर जाता है, अगर कोई जज मुल्क से बाहर है, अगर कोई जज जो है वो बीमार है, तो वो एक्सक्यूज्ड एंड एवरीबडी है। अच्छा, एक लास्ट आपसे एक क्लैरिफिकेशन हमें देते जाएं हमारी क्लैरिटी के लिए। अली ने कहा कि जो केस लॉ आप साइट कर रहे हैं उसमें ये तय तो है कि वो एक एक्स नंबर ऑफ दिनों से ज्यादा फाइल अपने पास नहीं रख सकता था गवर्नर, लेकिन ये केस लॉ नहीं बनता कि असेंट या रजामंदी या वो की वो डेफिनेशन आई है। ये जरा वाजे कर दें। 100% उसमें यही लिखा हुआ है और वो गवर्नर का मामला था। गवर्नर सैट ऑन द फाइल, टाइम गुजर गया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने पहले ये बात की, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये डीम किया जाएगा कि ये समरी जो है वो मंजूर हो गई हुई है। ये कौन से साल की है? आई बिलीव वन ऑफ द जजेस वाज मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा, तो उस जमाने की है। ही वाज देन अ जज, नॉट द चीफ जस्टिस। चल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये सारी बातें सुनी है। ब्रेक से पहले एक चीज वाजे करनी जरूरी है कि केस लॉ अभी अख्तर साहब ने हमें बताया है। अली का आर्गुमेंट ये है कि जब एक चीज साइन ही नहीं हुई भी, तो अब आई थिंक दो इस मामले बड़े इंटरेस्टिंग होंगे जब सुप्रीम कोर्ट या जहां भी जाएगा, कि एक तो असेंट की डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि किस तरह वो कॉन्क्रीट तरीके से आनी चाहिए नजर, और दूसरा डीम्ड कहाँ पे आप सपोज कर सकते हैं। असल चीज़ है, मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन के मामले में हर मसला कंट्रोवर्शियल इसलिए बन रहा है कि बेंचेस बनने के मामले पे बड़े एतराज़ात हैं, और अनफॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस साहब
फुल कोर्ट बेंच बनाना तो बहुत दूर की बात है, वो अभी तक फुल कोर्ट की मीटिंग भी नहीं कर पाए और उनके जाने के दिन आ गए हैं। आई थिंक ये अगेन हमें एक जुडिशल वाटरशेड का टाइम आ रहा है। लेकिन जब आप देखते हैं दूसरी तरफ जिस स्पीड से काम हो रहा है, जिस स्पीड से वो कोर्ट्स बन रही हैं, मुकदमे शुरू हो रहे हैं, अभी हमें एक टकराव नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में एक नया एक क्लैश आएगा बिटवीन एग्जेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट एंड बंदियाल कोर्ट। अब देखना यह है कि उसका खमियाजा कौन भुगतेगा, क्या सिर्फ सर्टन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के पूरी कौम। एनीवे, अब ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आके आपसे पॉलिटिक्स पे ही बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। इस सेगमेंट के अंदर हम कमर जमान कायरा साहब से बात करेंगे, सरकतवा रहनुमा है, पीपल्स पार्टी के फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं, कि ये जो कंट्रोवर्सी अब एक नई चल पड़ी है और जी लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पहले सारा सेंसस वाले चीज में शामिल, उनको खुद पता था कि डिले होगा। अब शायद एक जो इस्लामाबाद का सीना गजट ये चल रहा है कि जी पीपल्स पार्टी को ये इत्तला भी है कि आने वाले दिनों में खाली इमरान खान साहब को रगड़ा नहीं लग रहा, आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की क़यादत को भी कोई रगड़े लग रहे हैं की तैयारी हो रही है। तो शायद इसलिए भी वो चाहते हैं कि इलेक्शन अब जल्दी हो जाए ताकि पावर इक्वेशन बदल जाए, वरना सेंसस पे आप क्यों चीख रहे हैं जब इनको खुद पता था। तो हमें क्या कायरा साहब से पूछ लेते हैं, ब्लंट बात कर लेते हैं, खुल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं, आप खुद उन मीटिंग्स में शामिल थे, आपके चीफ मिनिस्टर थे, पुरानी बात है लेकिन रोज ये बात अब चल रही है। हमें ये अचानक पीपल्स पार्टी का इतना एग्रेशन समझ नहीं आ रहा, इतनी फिक्रमंदी भी समझ नहीं आ रही, और लग ये रहा है कि तासुर ये आप देना चाह रहे हैं कि ये किया धर्रा सब पीएमएलएन का और बाकियों का है, हम इस सेंसस वाले डिलेड पोल्स में शामिल नहीं है। किस बात से खतरा लग रहा है आपको पोल्स डिले हो रहे हैं? मलिक साहब, पहली गुजारिश ये है कि मेरी जमात को, मेरी क़यादत को तो जो रगड़ा लगता रहा वो लगता ही रहा, और ऐसा भी नहीं है कि हमें चीज़ों का अंदाज़ा ना हो और अचानक हम पे चीज़ें वारद हो जाए और हम अपने आके नहीं जात रिएक्शन में आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीपल्स पार्टी क्या कह रही थी? पीपल्स पार्टी बिलाशुबा आपने दुरुस्त कहा कि उस मीटिंग के अंदर, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग के अंदर हमारे मेंबर्स शामिल थे, चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, नवीद कमर साहब भी थे, मैं भी एज इन्वाइटी मौजूद था। मैं उसका मेंबर तो नहीं था, बाकी जमातों के लोग भी उसमें इन्वाइटी के तौर पर मौजूद थे, और उसमें ये फैसला हुआ। अब उस मीटिंग के अंदर इलेक्शन डिले होगा नहीं होगा, इसके इलेक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे, इसका कोई जिक्र नहीं था। सिर्फ इतना था कि मर्दमशुमारी नोटिफाई होनी चाहिए कि नहीं। और पिछला इलेक्शन, क्योंकि मर्दमशुमारी जो अबूरी मर्दमशुमारी का रिजल्ट था, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे के आईनी अमेंडमेंट के जरिए उसके तहत इलेक्शन कराए गए थे, लिहाजा ये तसव्वुर था, और उसी के लिए मिड टर्म इलेक्शन, मिड टर्म मर्दमशुमारी भी हुई। हालांकि 2017 की साहब, मुझे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपकी बात नहीं क्वेश्चन कर रहा, लेकिन ये जहन मानता नहीं है कि सारी पॉलिटिकल लीडरशिप बैठी हो और सेंसस की बात हो और हम आम आदमी, मीडिया यही बात कर रहा हो कि जी सेंसस अगर अब इन्होंने ओके किया तो ये इलेक्शन में डिले हो जाएगा, और आप कह रहे हैं कि उस कमरे के अंदर किसी ने उसके पॉसिबल डिलेस की बात ही नहीं की कि यार इसका टाइमिंग पे क्या असर होगा। ये इशू नहीं था, ये इशू नहीं था। मर्दमशुमारी डायरेक्टली इलेक्शन से उस तरह मुताल्लिक नहीं है। मर्दमशुमारी के इशू के ऊपर डिबेट की, और मर्दमशुमारी के अहदाफ इटसेल्फ आसानी से हजम होने वाले नहीं थे। आपके इल्म में है कि जो उसके पहले अदाद शुमार आ रहे थे वेरिफिकेशन से पहले, इस पर बहुत शदीद एतराज़ात उठे। जब ये सारा कुछ रिजल्ट वहाँ पे मौके पे खुला तो उससे पता चला कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे आबादी में इजाफे तो हुए हैं, लेकिन जितने वो एबनॉर्मलिटीज थी वो एड्रेस हुई, जिसके ऊपर सूबाई जो क़यादतें थी उन्होंने एग्री किया, उसके ऊपर जनरल डिबेट होती रही। फिर चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान क्योंकि टाइमली नहीं पहुंच पा रहे थे, फिर मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई, 2.5-3 घंटे के लिए उनका इंतजार किया गया, तो वो आ लें और तब जाके इसके ऊपर फाइनल फैसला किया जाए। तो इससे इलेक्शन इशू नहीं था, ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ। बाकी ये बात दुरुस्त है कि इसके ऊपर बड़ा बात हो रही थी कि जी अगर मर्दमशुमारी नोटिफाई हो गई तो फिर इसको
जो हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी। मालिक साहब, ये बात तो आप पहले कह रहे थे कि हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी। क्यों कह रहे थे आप? इसलिए कि जो 2017 की मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन हुए थे, वो वंस एक्सेप्ट करके वो प्रोविजनल रिजल्ट को एक्सेप्ट किया गया था, और बावजूद नोटिफिकेशन के उसका नोटिफाई हो गया। वो आपने खुद, आपके मैं खुद इंटरव्यू देख रहा था, आपने एक इंटरव्यू में कहा यार 2-3 महीने ऊपर नीचे डिले भी अगर हो जाए तो कोई इतनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई ये नहीं होता। डिलेस तो आप लोगों को पता था। अब आप लोग 90 दिन पे इतना मैं एक और गुजारिश कर लूं, मैं एक और गुजारिश कर, ये बात आप भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। आप कह रहे थे कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत बढ़ा लेगी। आपसे मुराद मीडिया वाले हैं, मालिक नहीं। मोहम्मद मालिक की खबरें और तरह होती है, ज्यादा मुसद्दका होती है, लेकिन जनरली खबर ये थी, बहस हो रही थी कि असेंबली मुद्दत बढ़ा लेगी, और हम कह रहे थे ऐसा नहीं होगा। फिर कहा जा रहा था इमरजेंसी लग जाएगी, हम कह रहे थे ऐसा नहीं होगा। फिर कहा जा रहा था डिफॉल्ट हो जाएगा और पाकिस्तान में मुआशी इमरजेंसी लग जाएगी और असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, हमने कहा था ऐसा नहीं होगा। एक बात आप भी कर रहे थे कि हल्का बंदियां एक जरूरी अमल है, वो होना करना पड़ेगा। एक उसमें कैवियट था कि जी शायद आईनी अमेंडमेंट की जरूरत पड़े। जब उसकी जरूरत दूर हो गई तो उसके बाद ये डिले, मैं बार बार कहता रहा, पहले कहता रहा कि और कोई वजह नहीं हो सकती। अगर मर्दमशुमारी हो गई जिसके रास्ते में हमालिया खड़ा है मसाइल का, क्योंकि उस वक्त प्रोविजनल रिजल्ट। लेकिन पारा साहब एक बात बताएं, इलेक्शन कमीशन पहले दिन से कह रहा था कि हमें 4 माह चाहिए होंगे डिलिमिटेशन के लिए। पहले दिन से उनका ऑन रिकॉर्ड वो कहते रहे। जब आपने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि यार 2-3 महीने अगर हो जाता, ऊपर नीचे हो जाता तो ये डिलिमिटेशन हो जाए, एक फेयर इलेक्शन होंगे, आपको भी पता था डिले होगा। इलेक्शन कमीशन 4 माह कहता रहा है, वो बातें अपनी जगह है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब आपको भी पता था नहीं होगा, मेरा सवाल और है, जब इलेक्शन कमीशन खुद अपने मुंह से 4 माह कहता रहा है तो आपको पता था कि फरवरी डेट बन जाएगी। फिर अब 90 दिन की ये जो मंत्रा है, ये पीपल्स पार्टी अब 90 दिन अचानक क्यों इतनी स्ट्रांगली याद आ रहे हैं? नहीं मालिक, मैं तो कह रहा हूँ ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने देनी है डेट कि कब इलेक्शन होना है, और इलेक्शन कमीशन अपनी डेट दे रहा है। जमातों के अंदर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा होती है। होता मालिक साहब क्या है, आपने एक इशू हुआ, ये सदर साहब वाला इशू आया, ये कोई एक इशू होता है, उसके ऊपर फौरी तौर पे एक डिबेट छिड़ती है, फौरी तौर पे ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, और मीडिया सियासतदानों को या एक्सपर्ट्स को लाइन पे लेना शुरू कर देता है और उनसे सवाल करता है। अब एक ट्वीट आई, फौरी तौर पे मुझे भी, बाकी 10 लोगों को सवाल शुरू हो गए। अब हमारे पास जवाब जो हम दे रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के भी 10 लोगों ने जवाब दिए होंगे, मुस्लिम लीग भी, बाकी जमातों के, और दूसरे दिन भी हुए होंगे। उसके बाद बेरत हमदेश हुई पूरी। अब सवाल ये है कि क्या हमारे पास पार्टी का मौक़िफ़ था, पार्टी का वेल थॉट कोई डिसीजन था, पार्टी ने उसके ऊपर कोई अपनी राय दी थी सीएससी में किसी जगह बैठ के, या आंसर इज नो। मैंने अपनी राय दी। चले ठीक है, उस पर आपकी राय आ गई। मुझे 2-3 सवाल और बताएं कारी साहब। एक, इस्लामाबाद में सीना गजट में ये है कि जी पहले तो एक फैसला था -1, वो तो इमरान खान फिट हो गया। फिर बात हुई कि जी -2 भी है, और जिस तरह अब चीज़ें खुल रही हैं, नवाज शरीफ साहब की डेटें आती हैं, कैंसिल होती हैं, अभी वो मुस्तकबिल करीब में कहीं भी आते हुए नजर नहीं आ रहे। अब बात चल रही है कि शायद -3 भी हो जाए। क्या ये -3 की परेशानी है आप लोगों को? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसी परेशानी का आलम नहीं है। जो कानूनी कार्रवाइयां हैं मालिक साहब वो होनी चाहिए, और माइनस करने का अमल माजी में फ्रूटफुल नहीं रहा, अब कैसे हो सकता है? माइनस वही होगा या तो अब ये धरे की वजह से वो कानून के सामने और फेयर ट्रायल के सामने जाके खत्म होगा, या उसको पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद करेंगे। और सर ये गवर्नमेंट गई, केयर टेकर गवर्नमेंट आई, साथ ही हमने देखा FIA ने 4 केसेस खोल दिए और फेडरल गवर्नमेंट पे खोले, और एक आपके ऊपर भी खोल गया, आपके मुराद पीपल्स पार्टी से, बिकॉज सिंध के अंदर जो ये फ्लड रिलीफ वगैरह की चीजें थी, टेंट्स और उसमें गबन ये FIA के 4 केसेस खुलना एकदम, क्या ये एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस नहीं है कि इमरान खान के भी केसेस चलते हैं? मेरा ख्याल है इसके ऊपर ना आपको थोड़ा सा इसके डेट लाइन के मुताबिक, उसकी टाइम लाइन के मुताबिक अगर देखेंगे
तो ये ऑलरेडी सारे केसेस अंडर प्रोसेस थे, ये सारे केसेस की प्रोसेसिंग ऑलरेडी प्रोसेस हो रही थी और अब वो फाइनल हो गए। अब उसका फाइनल मरहला आ गया। तो फाइनल तो तभी होती है ना जब हुकूमत बदलती है। प्रोसेसिंग में तो बड़ी बड़ी नहीं, चीजें ये रहती हैं, लेकिन जब already ये तक मरहला हुकूमत जारी का हो तो कुछ नहीं होता। ऑलरेडी ये मरहला जारी था। आपको पैटर्न नजर नहीं आ रहा, आप कहते हैं बिल्कुल बेफिक्री की बात है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ देखे ना, वैसे तो बेफिक्री इस मुल्क के अंदर बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इसकी को वजह मुझे नजर नहीं आती। ठीक है, अगर उनके पास इन्वेस्टिगेशन के एलिगेशन पहले थे, अंडर प्रोसेस थे, और इस गवर्नमेंट में आगे अगर फाइनल हो गए तो नथिंग रॉन्ग। लोगों को अपने अगर किसी के ऊपर एलिगेशन है तो वो जवाब दे। ठीक, कायर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बात सुनिए, मेरे 2-3 खबरें हैं जो आपसे शेयर कर रही हैं। एक तो बड़ी क्लियर है कि आने वाले दिन में आप देखेंगे कि ये जितना शिकंजा है, जितना सब कुछ है, ये सिर्फ पीटीआई की हद तक नहीं है, ये इमरान खान की हद तक नहीं है। और जो बात आज वक्त नहीं है, ये मैं नवाज शरीफ साहब की जो बात करूंगा, ये जो -2 की बात हो रही है, बड़ी सीरियस किस्म की बात हो रही है, और जिसकी वजह से परेशानियां भी हैं। और जो पीपल्स पार्टी का 90 दिन की ये बात और बहुत ज़्यादा एम्फोसिस आ रहा है, ये मैं काफ़ी हद तक आप इसको एनालिसिस के साथ खबर भी समझ लें कि कुछ सख्तियाँ आने वाली हैं। और शायद कायरा साहब को नहीं इल्म होगा, आई डोंट हैव एनी रीज़न टू डाउट इसको इंटेंस, लेकिन शायद उनकी टॉप लीडरशिप को अंदाज़ा है कि बाहर से जो सब अच्छा है वो शायद इतना अच्छा भी नहीं है। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए नहीं, सियासत के लिए नहीं, बल्कि जमहूरियत के लिए। और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में जो होगा ये बहुत ज़्यादा खदोखाल तय करेगा। सो वन कैन ओनली होप कि इस बार ना जस्टिस उमरता बिंदयाल की ना रास्ते में आनी चाहिए, ना किसी और की। बड़े सवाल उठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, बड़े मामलात हैं, बड़े बेंचेस को देखना चाहिए। फैसला भले जो भी हो, लेकिन कम अज कम बेंचेस की बेसिस पे उनकी पब्लिक परसेप्शन में एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह।